हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नई क्लास में हम स्टार्ट करने वाले स्वाध्याय 1.4। इसके पहली वाली क्लास में मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था और हमारा जो एग्जाम्पल था वो ये वाला था, एग्जाम्पल नंबर 35, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि निरपेक्ष घटनाएं जब दी होती हैं तो उस समय हमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। और इसकी पहले वाली क्लास में मैंने शर्ती संभावना के बारे में समझाया था। आज हम लोग शर्ती संभावना की दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो बेसिकली मार्च 2018 में पूछा गया था, और एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो बेसिकली मार्च 2019 में पूछा गया था। मैंने दो क्वेश्चन चूज किए हैं और दोनों की दोनों क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से। जैसा मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि पार्ट 2 में मैं आपको वो सारी चीजें करवा दूंगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं। अगर मैं सब कुछ करवाने जाता हूँ तो 1.5-2 महीने में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होगा, और मेरा टारगेट है कि फरवरी से पहले तक मैं आपका सेकंड पार्ट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर दूं, और वो तभी पॉसिबल होगा जब मैं आपको वही क्वेश्चंस करवाऊं जो बेसिकली बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और मैं ट्राई किया हूं कि 2018 से लेके 2022 तक, यानी जो लास्ट एग्जाम हुई थी उस तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए मैं सारे क्वेश्चंस कवर करवा दूं। साथ ही साथ मेरा जो एक्सप्लेनेशन होगा वो मैं आपको कुछ इस तरह से प्रोवाइड करूंगा कि इन केस अगर आपको कोई नया क्वेश्चन भी सॉल्व करना हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आज की क्लास को देखोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। फिलहाल क्लास स्टार्ट करते हैं। और मैं ये स्टार्टिंग में कह दे रहा हूँ कि अगर क्लास अगर आपको अच्छी लगती है, समझ में आता है, तो अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिए। सपोर्ट क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इट्स अ वेरी नॉर्मल, लाइक जैसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो, किसी की फोटोज को लाइक कर देते हो या कभी शेयर कर देते हो, बस उतना ही करना है। इसमें कोई आपको पेमेंट तो करना है नहीं कि आप सोच रहे हो कि हाँ करे कि नहीं करे। ठीक है। और दूसरा चीज है, कोई ऐसा काम भी मैं नहीं कर रहा जिससे आपको करने में शर्म आए। हाँ, आई नो दैट कि एजुकेशन जो है वो सबसे शर्मनाक हो जाता है, क्योंकि बच्चों को ये सारी चीजें पसंद नहीं आती हैं। हाँ, रील्स होता तो डेफिनेटली वो शेयर कर देते हैं, बट ये सारी चीजें थोड़ी उनको अटपटी लगती है कि यार बोलेंगे ना बहुत पढ़ रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, ये ऐसी चीज है जो सबके काम आएंगी, आज नहीं तो कल। ठीक है। तो पॉजिटिव होके चलोगे तो अच्छा लगेगा। चलते हैं, फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब कैसे पता चलता है कि कोई क्वेश्चन जो है वो शर्ती संभावना का है या नहीं है, और कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो शर्ती संभावना का मैंने मतलब बताया था कि कंडीशन, यानी कि कोई भी ऐसी टॉपिक होगी, कोई भी ऐसी बात होगी जिसमें आपको ऐसा फील होगा कि यार कंडीशन जैसा लग रहा है। जैसे एक ये सवाल जो है लिखा हुआ है कि एक परिवार में दो बालक है। सवाल में क्या लिखा हुआ है कि एक परिवार में दो बालक है, यदि प्रथम बालक क्या हो, लड़की हो तो, ध्यान से सुना, प्रथम बालक लड़की हो तो उस परिवार में दोनों बालक लड़कियां हो, उस घटना की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। आपको याद होगा जब मैंने शर्ती संभावना स्टार्ट किया था तो मैंने एक हिंट दिया था, मैंने कहा था कि हो तो लिखा हो तो आपको समझ जाना है कि ये जो क्वेश्चन है ये किसका है, शर्ती संभावना का है। पर मैंने एक बात और कहा था कि मुझे ये वाला तरीका जो है उतना अच्छा नहीं लगता है। हालांकि गलत नहीं है, बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप क्वेश्चंस को पढ़ के सीखने की आदत डालो। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि शर्ती संभावना है, वो इस तरीके से कि प्रथम बालक लड़की हो। क्या बोला है कि प्रथम बालक लड़की हो तो ही दोनों बालक क्या होंगे, लड़कियां होंगी। क्यों दोनों बालक लड़कियां होंगी? क्योंकि हमारे घर में, यानी हमारे परिवार में कितने बच्चे हैं, दो ही बच्चे हैं। और जब पहला बच्चा लड़की होगा तभी तो दूसरा बच्चा लड़की होगा ना, सॉरी, पहला बच्चा लड़की होगा तभी दोनों बच्चे जो हैं वो लड़कियां होंगी। अगर पहला ही लड़की नहीं है तो जैसे मान लो दो बच्चे हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन समझाता हूँ कि दो बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दो बालक, क्वेश्चन नंबर 1.4 का। ठीक है, दो बालक हैं। अब दो बालक में क्या क्या हो सकता है? हो सकता है दोनों बॉय बॉय हो सकता है एक बॉय एक गर्ल हो सकता है एक गर्ल एक बॉय हो सकता है दोनों के दोनों गर्ल हो, यानी दोनों की दोनों लड़की हो। अब ध्यान से सुनना, ऐसा बोला है कि प्रथम बालक, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूं, प्रथम बालक लड़की हो। क्या बोला है? प्रथम बालक लड़की हो तो दोनों बालक लड़की हो। ठीक है। अगर मान लो पहला ही बच्चा जो है वो लड़की नहीं होगा तो दोनों लड़की कैसे पॉसिबल? जैसे देखो ये दो बच्चे हैं ना, पहला ही बच्चा लड़का है तो अगर ये लड़की निकलता भी तो क्या फर्क पड़ जाता है? जैसे ये वाला केस देखो, पहला लड़का है दूसरी लड़की है, तो दोनों लड़की कहाँ हो? इसमें बोला ना दोनों ही बालक, ये नहीं बोला कि दूसरा बालक, बोला दोनों ही बालक क्या हो, लड़की हो। यही हमें क्वेश्चन में बोला है। और ऐसे ही हमें क्वेश्चन को पढ़ के समझना होता है कि शर्ती है कि नहीं है। बाकी जो दूसरा तरीका है जो मैंने आपको बताया वो याद रखना हो तो आप याद रख सकते हो कि हो तो लिखा हो। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे सिंपल है कि अगर स्टार्टिंग में कोई चीज मेंशन नहीं किया गया है तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपको ये ए ले लेना है, और आपको जो दूसरी घटना है उसको बी ले लेना है। यानी ये पहला वाला जो है वो आपकी घटना ए बन जाएगी, और जो दूसरा वाला है वो आपकी घटना क्या बन जाएगी, बी बन जाएगी।
क्लियर है इतना? ये घटना ए बन जाएगा और घटना बी बन जाएगा। अब इसको देखो लिखेंगे कैसे, तो अगर ध्यान से देखोगे तो सवाल में ऐसा बोला है कि प्रथम बालक लड़की हो तभी दोनों बालक लड़की होंगे, यानी ये होना जरूरी है। अगर ये जरूरी नहीं होता, ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो क्या ये पॉसिबल है? मतलब ये बहुत जरूरी है। और अगर कोई चीज जरूरी है मतलब यही हमारा क्या है, कंडीशन है। ये बात आपको याद रखनी है। और जो हमारा कंडीशन है, मैंने समझाया था पिछली क्लास में कि जो हमारा कंडीशन होता है या जो चीज जरूरी होती है वही हमारा क्या बनता है, शर्त बनता है। तो इसका क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग होगा वो किस तरीके से होगा, वो कुछ ऐसे होगा कि P ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए, यानी P ऑफ बी बाय ए, यानी ए बी डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा, राइट। यानी ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, क्योंकि इसका होना ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो ये तो होगा ही नहीं। क्लियर है? तो बी बाय ए हो जाएगा। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए। जो यहाँ पे होगा वही आता आपके डिवाइड में। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग करनी है। अब ए इंटरसेक्शन बी और ए कैसे निकालोगे, तो ए इंटरसेक्शन बी और ए ऐसे निकलेगा कि जो पहला पार्ट है उसको मैंने ए ले लिया है, तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट यानी कि प्रथम बालक लड़का हो, सॉरी प्रथम बालक लड़की हो, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। तो घटना ए है। अब प्रथम बालक लड़की हो, अब इन चारों को थोड़ा घूर घूर के देखो, ये हो गया। अब इन चारों को थोड़ा घूर के देखोगे तो कौन से केस में प्रथम बालक लड़की है, देखो इसमें तो लड़का है, इसमें लड़का है नहीं, दोनों तो होंगे ही नहीं। लेकिन इसमें देखो प्रथम बालक लड़की है, इसमें भी देखो प्रथम बालक लड़की है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन बनेगा या आंसर बनेगा वो बनेगा जी बी और जी जी। ये हमारा क्वेश्चन बन गया, सॉरी आंसर बन गया। इसमें हो जाएगा 2। और हम लिखना चाहें तो लिखेंगे पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एन, यानी कि 2/4। अब इसको सॉल्व करने जाओ तो 1/2 हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इसको रखते हैं 2/4। कट करना चाहो तो कट कर सकते हो 1/2। क्लियर है? लेकिन शर्ती संभावना करना है, हमें आगे पता है इसका यूज करना है, इसलिए मैं कट नहीं कर रहा हूं। बाकी आप करना चाहो तो कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था, दूसरे में लिखा दोनों बालक लड़की हो, तो ये मैंने कहा था दूसरी घटना हो जाएगी। क्या है, दोनों बालक लड़की हो, ठीक है। दोनों बालक लड़की हो मतलब अब इन चारों केस में कौन से केस में दोनों में लड़कियां हैं, तो इस वाले केस में दोनों में लड़कियां हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे P ऑफ B इज इक्वल टू जी जी। इसका मतलब ये हो गया आपका एक। तो P ऑफ B इज इक्वल टू 1/4। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हमें पता है A इंटरसेक्शन B भी चाहिए होता है, तो A इंटरसेक्शन B यहाँ पे मैं नीचे सॉल्व कर लेता हूँ। A इंटरसेक्शन B, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या मैंने पढ़ाया था कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी में जो चीजें क्या हो, कॉमन हो। तो अगर सॉल्व करने जाओगे ए और बी में तो आपको कॉमन दिखेगा, कि आपको कॉमन दिखेगा ये वाला कि दोनों में जी जी कॉमन है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि जी जी, राइट, यानी ये फिर से हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करोगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एन, मतलब कि 1/4। तो ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन। अब इसको फॉर्मेट में रख दो, तो फॉर्मेट में रखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया है 1/4 डिवाइडेड बाई 2/4। प्रथम यानी ए, ये हमारा ए था, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2/4। अब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, कि जब डिवाइड के भी डिवाइड में हो तो ये आपका उल्टा हो जाता है या ऊपर चला जाता है। तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, इंटू 4/2। 4 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/2। यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 1/2। ये होगा हमारा फाइनल आंसर, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं स्लो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, वीडियो लेंदी हो जाती है कभी कभी, रीजन बस यही है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो और क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कर सको। दूसरा, आप लगातार एक एक क्वेश्चन पे अटके मत रहो, आप सीख लो और आगे बढ़ो। आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, एग्जाम में सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आता है। तो हमारा कोशिश यही रहेगा कि हम कम समय में अच्छी चीजें पढ़ें और बढ़िया से पढ़ें, ठीक है। या कम पढ़ेंगे चलेगा, लेकिन जो भी पढ़े एकदम बढ़िया से पढ़ें। चलते हैं अभी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सॉरी ये तो आंसर वाला है, अगला क्वेश्चन इसमें होगा। हाँ ये रहा। अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्रीयकृत बैंक में
80% ग्राहक बचत खाता धारक है। अब क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे, सॉरी पेज चेंज हो गया। हाँ, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिखेंगी, और वो ये है कि आपको कुछ सॉल्यूशन पहले से दिया है। बोला है कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, उसमें 80% कैसे लोग हैं, बचत धारक हैं। तो इसको हम घटना ए ले लेते हैं, चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, और हमारा ये क्वेश्चन हो जाए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना इसको थोड़ा। पहला पॉइंट हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि बचत धारक, ऐसे लोग जो कैसे हो, बचत धारक। बचत धारक ही नहीं, वो वापस देख लो, हाँ बचत धारक है। तो ऐसे ग्राहक जो है बचत धारक, उनको हम नाम देंगे ए। फिर आगे बोला है 50% ग्राहक चालू खाता धारक है। अब दूसरा हो गया चालू खाता धारक, उनको हम क्या नाम देंगे, बी। पर आपको पता है हम संभावना निकाल रहे हैं, जिसको हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे पी ऑफ ए और इसको लिखेंगे पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए जो है वो आपका दिया गया है 80%। कितना दिया गया है, 80%। 80% का मतलब होता है 80/100। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8/10। एक एक जीरो कैंसिल हो गया, और सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पे कट जाएगा तो 4/5 हो जाएगा, लेकिन इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा है 50%। अब 50% को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 50/100। एक एक जीरो कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 5/10। ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा है कि 90% ग्राहक बचत खाता और चालू खाता में से कम एक खाता धारक है। याद होगा मैंने बताया था कम से कम एक का मतलब क्या होता है, कम से कम एक का मतलब होता है यूनियन, चाहे ए हो चाहे बी हो, चाहे दोनों में से कोई भी एक हो, तो उसको हम ए यूनियन बी से दर्शाते हैं। यानी कि हमें दिया गया है ए यूनियन बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कम से कम एक खाता, कम से कम एक खाता धारक हो। इसको हम कैसे दिखाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी, और संभावना है तो लिखेंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बोल रहा हूं, कम से कम एक का मतलब यूनियन होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी। और संभावना है तो कैसे लिखेंगे, पी ऑफ ए यूनियन बी। यानी कि हमारा हो जाएगा 90%, और 90% का मतलब होता है 90/100। पर कट पिट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 9/10। इसीलिए मैंने कट नहीं किया, क्योंकि सब बटे में 10 10 ही आ रहा था, और आगे दिखा कि कटेगा नहीं, इसलिए मैंने नहीं काटा। ये तो हो गया अपना क्वेश्चन। पर क्वेश्चन में पूछा क्या है, इस बैंक के खाता धारकों, ध्यान से सुना, इस बैंक के खाता धारकों में से यादृच्छिक रूप से चुना गया एक ग्राहक, हमने यादृच्छिक चुनाव किया एक ग्राहक का, और बोला है वो ग्राहक कैसा होना चाहिए, चालू खाता धारक है, तो वह बचत खाता धारक हो। मतलब कि कंडीशन ये है कि चालू खाता धारक है और बचत खाता धारक है। अब बात को थोड़ा ध्यान से समझना। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, मैंने कहा था कि उसमें है तो, हो तो, ऐसा जो आता है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कंडीशनल है, यानी कि शर्ती संभावना है। दूसरी बात मैंने कहा था, आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन को अगर आप रीड करते हो तो यहाँ पे दो बातें बोला है। पहली बात बोला है कि चालू खाता धारक है, क्या बोला है कि जिसको हमने पसंद किया वो क्या है, चालू खाता धारक है, तो बचत खाता धारक भी है। यानी कि पहले बोला है चालू धारक भी है और तो बचत धारक है, मतलब पहले चालू धारक हो तो बचत धारक हो, राइट। यानी कि अगर हमें इस तक पहुंचना है तो ये होना जरूरी है, और अगर ये जरूरी है तो ये हमारा क्या है, कंडीशन है। और अगर ये कंडीशन है तो मैंने क्या कहा, ये हमारा क्या बनेगा, आधार बनेगा। ये हमारा क्या बनेगा, आधार। क्लियर हुआ इतना। तो अब मैं इसको क्वेश्चन में पहले लिख देता हूं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे क्या होगा। तो चालू खाता धारक है तो बचत खाता धारक, ये मैं क्वेश्चन में लिख देता हूं, चालू खाता धारक है तो बचत खाता धारक है, राइट। चालू खाता धारक है तो बचत खाता धारक है। और जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, जो हमारा पहला पार्ट होगा उसको हम अपना ए नाम देते हैं, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि ए बी पहले से दे दिया गया है, हम यानी ए बी नाम नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पे जो है उसके हिसाब से चलेंगे। तो चालू खाता यानी पहला वाला जो है वो हमारा बी है, और दूसरा वाला जो बचत खाता है वो हमारा ए है। मैंने कहा था कि जो फर्स्ट वाला है ये हमारा जरूरी पार्ट होता है।
फर्स्ट वाला पार्ट क्या कहा मैंने, ये जरूरी पार्ट होता है, और जरूरी का मतलब ये हमारा शर्त है, और शर्त का मतलब मैंने कहा था ये हमारा क्या बनेगा, आधार बनेगा। और अगर हमारा ये आधार बनेगा तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, ए बाय बी। क्या बनेगा, ए बाय बी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ए बाय बी क्यों बनेगा। स्टूडेंट्स को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, देखो फॉर्मूला याद करना मुश्किल नहीं है, फॉर्मूलाज को अप्लाई करना भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल होता है सवाल को फॉर्मूले में कन्वर्ट करके समझना। तो यही मेरा काम है कि मैं आपको वो चीजें सिखाऊं। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया, आपको याद रखना है कि आपका जो भी क्वेश्चन होता है उसमें से जो पहली लाइन होती है, यानी कि जो आपका इस तरह से लिखा होता है, उसमें से जो पहला पार्ट होता है वो आपका जरूरी पार्ट है, क्योंकि अगर ये नहीं तो ये नहीं। ठीक है, तो ये हमारा जरूरी पार्ट है, तो वो हमारा क्या बनेगा, आधार बनेगा। क्लियर है, अगर वो आधार बनेगा तो ये जो भी होगा, चाहे ए हो चाहे बी हो, आधार में आ गया। जैसे इसमें देखो ये बी था तो आधार में आया। अब सर बोलेगा सर ये कैसे पता चला कि बी होगा, तो ये तो पहले ही क्वेश्चन में दे दिया था ना, तो हम इसके लिए हमारी लॉटरी लग गई। और नहीं दिया होता तो हम इसी तरीके से करते जैसे इसमें किया था, कोई दिक्कत नहीं होता, वो भी कर लेते। राइट, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। तो अब इसका फॉर्मूला बन जाएगा ए बाई बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी। देखो अपने पास पी ऑफ बी तो है, पी ऑफ बी कितना है अपने पास है 5/10। पर एक तकलीफ है, और तकलीफ ये है कि ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि ए इंटरसेक्शन बी को हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखोगे तो अपने पास ए यूनियन बी अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला होता है कि पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी 9/10 इज इक्वल टू पी ऑफ ए कितना आया था, तो पी ऑफ ए 8/10। तो यहाँ पे लिखेंगे 8/10 प्लस 5/10 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है, अब इसको लिखेंगे 9/10 इज इक्वल टू 8×5 = 13/10, क्योंकि दोनों में क्या है, डिवाइड वाला सेम है तो ऊपर का प्लस कर देना है, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या होगा, ये जाएगा इस तरफ और ये जाएगा इस तरफ, तो साइन चेंज होगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 13/10 माइनस 9/10। तो ये हो जाएगा आपका 4/10। ये हो गया आपका सॉल्यूशन 4/10। क्लियर हुआ इतना। अब इसको चलते हैं और ऊपर रख देते हैं 4/10। मैंने कहा था डिवाइड के डिवाइड में है इसलिए ये ऊपर चला जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन वापस कैसे बन जाएगा, 4/10 गुणे 10/5। तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो बनेगा 4/5, यानी जो हमारा फाइनल आंसर है वो आएगा 4/5, और ये रहा हमारा आंसर। क्लियर है, तो ये इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, क्वेश्चन नंबर 4 उसका कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। क्लास अच्छा लगा, समझ में आया है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बता, और क्लास को एटलीस्ट अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। ठीक है, बाकी जो भी आपको हेल्प चाहिए हो आप बताते रहना, मेरे से जितना होगा मैं उतना प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।